बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे लेक्चर का आज का टॉपिक फंक्शंस के हवाले से है। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन की डेफिनेशन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन। यानी जो फंक्शंस हैं वो ब्लॉक ऑफ कोड को कहा जाता है जो कि कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। जो स्टेटमेंट्स हम फंक्शन में लिखते हैं वो उस वक्त एग्जीक्यूट होती हैं जब हम उस फंक्शन को बाय नेम कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हर फंक्शन का यूनिक नेम होता है और C++ का जो प्रोग्राम है उसमें जो फंक्शंस हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से जो जाने जाते हैं। इनके अंदर हमारा कोड जो वो इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, यानी इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर जो हमारा कोड बंद कर दिया जाता है और किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम उस फंक्शन को बाय नेम जिस जगह पर कॉल करेंगे उसी जगह पर वो फंक्शन जो वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करेगा। फंक्शंस बेसिकली क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? जब हमने सिमिलर टास्क्स मोर देन वन टाइम जो वो परफॉर्म करने होते हैं, हमारा सिमिलर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हमें बार बार लिखना पड़ता है अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, तो हम उस कोड को एक फंक्शन के अंदर बंद कर देते हैं और बार बार उस कोड को अपने मेन फंक्शन के अंदर रिपीट करने की बजाय हम उस फंक्शन का नाम वहां पर लिख देते हैं। तो बेसिकली जो हमारे फंक्शन की जो वर्किंग है वो यही है कि ऐसा कोड या ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिनको हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर बार बार इस्तेमाल करना है उसको हम एक फंक्शन के अंदर राइट डाउन कर दें और वो बार बार ब्लॉक ऑफ कोड जो हो अपने मेन फंक्शन में लिखने के बजाय हम जस्ट दो तीन लफ्जों का जो नाम है उस फंक्शन का वो लिखते हैं। Functions are used to accomplish the similar kind of task again and again without writing the same code again। यानी वो कोड जो हमें बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर लिखना पड़ता है उसको वहां बार बार लिखने की बजाय हम एक फंक्शन के अंदर लिख देते हैं और फिर उस जगह पर जहां हमने वो कोड लिखना होता है वहां उस फंक्शन का नाम लिख दिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे हमारे पास जो सी लैंग्वेज है इसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं। आप आगे चल के फंक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो ये जो आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करते रहे हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली ये बिल्ट इन फंक्शन की एग्जांपल है। तो जहां पर हमें अपनी स्क्रीन को क्लियर करना होता है हम वहां पर क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन है वो लिख देते हैं। अब क्लियर स्क्रीन का फंक्शन ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारी हेडर फाइल है conio.h उसके अंदर ये डिफाइन किया गया है, इसको डिक्लेयर किया गया है, इसको डिफाइन किया गया, इसकी वर्किंग उसके अंदर डिफाइन की गई कि स्क्रीन को कंसोल को क्लियर करना है, जो कुछ वहां पर लिखा हुआ है वो सारा कुछ वॉश करना है। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने जहां पर स्क्रीन को क्लियर करना होता है हम सिंपली क्या करते हैं, हम इसका नाम लिख देते हैं, हमें वो सारे का सारा कोड नहीं लिखना पड़ता। अब बिलफर्ज अगर ये फंक्शन बिल्ट इन ना होता तो हमें क्लियर स्क्रीन का कोड अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार लिखना पड़ता है जहां पर हमें स्क्रीन को क्लियर करना है। तो इसलिए जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर काफी सारे जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं। जब हम फंक्शंस का चैप्टर पढ़ लेंगे तो इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो बिल्ट इन फंक्शंस का ही चैप्टर है। तो उसमें सी लैंग्वेज के बहुत सारे जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो हमने जो इस्तेमाल करने हैं, जिसमें सेट विड्थ का फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, आप strcpy यानी स्ट्रिंग
कॉपी का फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, गेट कैरेक्टर का फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, और इसी तरह बहुत सारे जो अभी रिसेंटली हमारा लेक्चर हुआ है उसमें आपने साइज ऑफ का जो वो फंक्शन आपने पढ़ा था। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हमें लैंग्वेज बिल्ट इन देती है कि हमें खुद ना लिखना पड़े, लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किया, हम जस्ट उसका नेम लिखें और हम अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लें। तो अब ये जो फंक्शंस का चैप्टर है इसमें हमने अपनी मर्जी का कोड फंक्शंस के थ्रू जो वो लिखना है कि हमने जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जो हमने अरेज पढ़ी, जो हमने लूप्स पढ़े, अगर हम अपनी वर्किंग को फंक्शंस की सूरत में लिखना चाहते हैं तो वो किस तरह से लिखेंगे। सो वो कहते हैं कि जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कंट्रोल उस फंक्शन पे मूव हो जाता है और उस फंक्शन की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको वन बाय वन जो वो एग्जीक्यूट किया जाता है, और जब वो सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो कंट्रोल दोबारा मेन फंक्शन के अंदर जो वो वापस आ जाता है जहां पर हमने उस फंक्शन को कॉल किया था। कुछ हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं एट द एंड जहां पर उनको कॉल किया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। हम ये भी आगे चल के पढ़ेंगे कि रिटर्नेबल फंक्शंस कौन से होते हैं और नॉन रिटर्नेबल फंक्शंस कौन से होते हैं, तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से फंक्शंस वैल्यू रिटर्न करते हैं और वो क्या रिटर्न करते हैं, या कौन से फंक्शंस हैं जो कि किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। फिर उसके बाद वो कहता है कि जो फंक्शंस हैं वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी हमारे पास बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग अप्रोचेज हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने ऊप की जो अप्रोच है पढ़नी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को जो वो आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। बेसिकली इस सेमेस्टर में आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच को पढ़ रहे हैं, और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें मॉड्यूलर वे से जो हम अपना प्रोग्राम राइट करते हैं, यानी हमारा प्रोग्राम छोटे छोटे मॉड्यूल्स पर जो वो बिलोंग करता है। पूरा प्रोग्राम की जो लॉजिक होती है उसको स्मॉलर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स के अंदर या स्मॉलर नंबर ऑफ फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है और उन फंक्शंस को इंडिविजुअली राइट डाउन किया जाता है, और फिर मेन फंक्शन के अंदर उन तमाम फंक्शंस को कॉल कर लिया जाता है जहां पर उनकी जरूरत होती है। हमने अभी तक इस अप्रोच को इस्तेमाल नहीं किया, हम एक ही मेन फंक्शन के अंदर अपनी वो सारी लॉजिक स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन करते जाते हैं। लेकिन अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि हम अपनी लॉजिक एक फंक्शन में इंप्लीमेंट करेंगे, और जहां पर उस फंक्शन की जरूरत होगी हम उस फंक्शन को वहां पर बाय नेम जो वो कॉल करेंगे। तो जब मेन फंक्शन में कंट्रोल उस फंक्शन पर आएगा जो हमने राइट डाउन किया है, तो वहां से कंट्रोल जंप करके उस फंक्शन पे चला जाएगा जहां हमने उसकी वर्किंग डिफाइन की होगी, और वहां से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा मेन फंक्शन में कंट्रोल वापस आ जाएगा। तो इस तरह से जो फंक्शंस हैं उनको हम सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हम आगे चलते हैं, और ये आपकी सेल्फ स्टडी है, आप इसमें जो इसके एडवांटेजेस हैं वो आप जो खुद से स्टडी कर लीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो दो तरह के हैं जी। एक तो मैंने आपको बताया कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, ये वो फंक्शंस हैं जो कि प्रोग्रामर खुद से डिफाइन करता है। अपने प्रोग्राम के अंदर हम खुद फंक्शन बनाते हैं और हम उसमें अपना कोड राइट करते हैं कि इस फंक्शन ने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ऐसे फंक्शंस को यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम दिया जाता है। दूसरे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इनका भी मैंने आपको बताया कि ये वो फंक्शंस हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है और ये लैंग्वेज का एक पार्ट है और हमें ये प्रोवाइड किए गए ताकि हमारी वर्किंग इजी हो जाए। इनको बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं या इनको लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। और मोस्टली ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं या जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो हमारी किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर जो वो लिखे जाते हैं, और जिस
फंक्शन को हमने इस्तेमाल करना है, उस हेडर फाइल को लाजमी जो वो हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। ये एग्जाम्पल भी दी है कि क्लियर स्क्रीन का जो बिल्ट इन फंक्शन है वो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये conio.h के अंदर डिफाइन किया गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आ जाता है कि आपने फंक्शंस को डिफाइन कैसे करना है। हमारे पास फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो 2 पॉइंट्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं। पहला पॉइंट है फंक्शन डिक्लेरेशन का और दूसरा है फंक्शन डेफिनेशन का। फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है? फंक्शन डिक्लेरेशन को ही फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। आप अक्सर एक एरर जो वो देखते हैं जब आप किसी ऐसे फंक्शन को यूज करते हैं जिससे रिलेटेड हेडर फाइल आपने इंक्लूड नहीं की, तो आपको जो कंपाइलर है वो एक एरर देता है फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, कि जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है अगर आपने conio.h को इंक्लूड नहीं किया तो आपको वो मैसेज देगा कि फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, कि इस फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है वो मुझे चाहिए, कि इस फंक्शन को कहां पर डिक्लेयर किया गया है या उसकी जो डेफिनेशन है वो कहां पर की गई है। तो एक्चुअली जब हम conio.h लिखते हैं तो हमारी इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। और ये चीजें आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी थी कि जब हम किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं तो बेसिकली ये जो हेडर फाइल्स हैं, ये जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसीलिए कहा जाता है कि कंपाइल करने से पहले कंपाइलर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से दी जाती हैं, और जो इंक्लूड है वो चूंकि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और उसमें उसको ये बताया जाता है कि ये जो conio.h जो हेडर फाइल पड़ी हुई है उसको हमारे इस कोड के अंदर राइट कर दो। तो बिफोर कंपाइलेशन conio की फाइल जो हमारे इस कोड के अंदर वो राइट करता है और उसी के अंदर उसको वो फंक्शन भी मिल जाते हैं। जो फंक्शन जो वो conio फाइल के अंदर जो वो लिखे होते हैं वो सारे जो हमारी फाइल के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा मेन फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको कंपाइल किया जाता है, और फिर कंपाइलेशन के दौरान जब वो क्लियर स्क्रीन पे आता है तो चूंकि conio की फाइल उसने हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर ली होती है और उसके अंदर उसको वो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है, जो उसकी डिक्लेरेशन है या जो उसकी डेफिनेशन है वो भी जो उसको मिल जाती है। इसी तरह से आप जो iostream.h आप लिखते हैं, यानी सी इन और सी आउट की जो स्ट्रीम्स हैं वो आप जो इंक्लूड करते हैं, वो आप जो यूज करते हैं। तो इसलिए अब वो कहता है कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन या जो फंक्शन प्रोटोटाइप है उसका मतलब यह है कि आप अपने फंक्शन का मॉडल जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो किस तरह का होगा। बेसिकली इसमें फंक्शन का सिग्नेचर हम डिफाइन करते हैं, हमारे फंक्शन का नाम क्या होगा, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, या वो आया कोई पैरामीटर हमसे लेगा या नहीं लेगा। यानी जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है उसमें क्या आ जाता है, फंक्शन डिक्लेरेशन इज अ मॉडल ऑफ अ फंक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू कंपाइलर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन, या सिग्नेचर भी जो इसको कहा जाता है, टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम, इट एंड्स विद सेमीकोलन, आपने सेमीकोलन के साथ इसको एंड करना है। अब फंक्शन प्रोटोटाइप को कहां पर जो आपने लिखना कहां पर है, तो वो कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स फाइल जस्ट बिफोर द मेन फंक्शन, यानी जो मेन फंक्शन है उससे पहले आपने इसको डिफाइन करना है। पहले आपने मेन फंक्शन से पहले आपने अपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है, और डिक्लेरेशन के अंदर मैंने आपको अभी भी बताया कि 3 चीजें आ जाती हैं। एक तो फंक्शन का नेम आ जाता है, दूसरा फंक्शन की रिटर्न टाइप आ जाती है, और तीसरा नंबर एंड द टाइप ऑफ पैरामीटर्स। जी देखें, ये सिंटैक्स दिया गया है। सबसे पहले आपने रिटर्न टाइप लिखनी है, फिर आपने फंक्शन का नाम लिखना है, और फिर ब्रैकेट के अंदर आपने पैरामीटर्स देने हैं, और एट द एंड आपने सेमीकोलन लगा देना है। अब ये देखें कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं। जो रिटर्न टाइप है ये बेसिकली इंडिकेट करती है कि आया फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा,
या नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप यहां पर इंट लिख देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि जो फंक्शन है वो कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो आप इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है खाली। तो जो वॉइड है वो ऑप्शनल है। अगर आप अपने फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करना चाहते तो आप इस चीज को यहां पर एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। या तो आप वॉइड लिख दें या आप वॉइड भी नहीं लिखेंगे तो वो यही तस्वीर किया जाएगा कि इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं, यानी ये कोई फंक्शन कोई वैल्यू जो रिटर्न नहीं करेगा। सो वॉइड ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बुक्स पे वॉइड मेन लिखा हुआ होता है, तो वो यही चीज होती है कि ये जो फंक्शन है, ये जो मेन का फंक्शन है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो मैंने आपको इसलिए कहा था कि वॉइड आप बेशक छोड़ दें, आप लिखें या ना लिखें, ये लिखा ना लिखा एक बराबर ही होता है। दूसरा फंक्शन नेम है, फंक्शन का नाम आपने रखना है। आप जो भी आपने फंक्शन का नाम रखना चाहें वो आप जो वो नाम रख सकते हैं। नाम रखने के वही रूल्स हैं जो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स थे। जो आपने वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के जो रूल्स पढ़े थे वही फंक्शन के रूल्स हैं कि उसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, वो कोई स्पेशल लेटर से जो वो स्टार्ट नहीं हो सकता, वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। तो वो सारी चीजें जो आपने वहां पर पढ़ी थी वही फंक्शन के नेम रखने के लिए जो वही रूल्स जो वो अप्लाई होते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा फंक्शंस डिफाइन करने हैं तो उन तमाम फंक्शंस के नेम यूनिक होंगे। एक जैसे नाम जो वो दो फंक्शंस के एक प्रोग्राम के अंदर आप नहीं रख सकते। तीसरे नंबर पे आ जाता है पैरामीटर। पैरामीटर बेसिकली वो कहता है कि ये वो वैल्यूज होती हैं जो कि हम फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो पैरेंथेसिस के अंदर जो उसको वैल्यूज दी जाती हैं वो बेसिकली क्या है, वो पैरामीटर्स होते हैं। सो वो कहते हैं कि अगर तो जो वो इफ देयर आर मेनी पैरामीटर्स दीज आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। तो कॉमास के साथ जो आपने उनको सेपरेटली जो मेंशन करना है। अगर वहां पर किसी किस्म के कोई पैरामीटर्स नहीं है तो फिर आपने एम्प्टी ब्रैकेट्स वहां पर लगा देनी है। अक्सर आप देखें, आप ये जो मेन लिखते हैं उसके आगे जो ब्रैकेट्स लगाते हैं बेसिकली ये एक फंक्शन ही है जो हमारे प्रोग्राम की बॉडी का मेन फंक्शन है जिसको कंपाइलर जो वो एग्जीक्यूट करता है। तो मेन के अंदर हम दो खाली ब्रैकेट्स मेन के आगे लगा देते हैं। इसका मतलब है कि जो मेन फंक्शन है उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है और वो किसी किस्म की कोई पैरामीटर्स भी नहीं ले रहा। आप उसके अंदर वॉइड भी लिख सकते हैं। वॉइड का मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है ये किसी किस्म के कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहा। या आप लिखें या ना लिखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक बराबर ही होते हैं। ये आगे जो वो दो एग्जांपल्स जो दी गई हैं वो कहता है कि ओनली डेटा टाइप्स ऑफ द पैरामीटर्स आर रिटन इन अ प्रोटोटाइप एज फॉलो। कि मिसाल के तौर पे हम एक ऐड का फंक्शन जो बनाना चाहते हैं और ये जो ऐड का फंक्शन है ये एक इंटीजर वैल्यू जो वो रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये देखें, ये इसकी जो वो टाइप आ गई रिटर्न टाइप, और उसके बाद ये फंक्शन का नेम आ गया और ब्रैकेट के अंदर इंट कॉमा इंट लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि पहली वैल्यू भी इंटीजर होगी और दूसरी वैल्यू भी इंटीजर होगी। यानी जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम इसको दो पैरामीटर्स देंगे या दो नंबर्स देंगे या हम इसको दो वेरिएबल्स पास करेंगे जो कि इंटीजर टाइप के होंगे, और फिर ये एक उन दोनों को ऐड करके तो हमें उसका जो रिजल्ट है वो इंटीजर फॉर्म में हमें रिटर्न करेगा। या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आप जस्ट डेटा टाइप मेंशन कर दें। दूसरा तरीकेकार यह है कि आप उस डेटा टाइप के साथ अपने वेरिएबल का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। ये दोनों जो तरीकेकार हैं ये दोनों तरीकेकार ठीक हैं। आप इन दोनों में से जो भी तरीकेकार इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं कि डिक्लेरेशन के टाइम पर
आप अगर सिंपल डेटा टाइप्स मेंशन कर देते हैं तो वो भी ठीक है, डेटा टाइप्स के साथ अगर आप वेरिएबल्स के नाम मेंशन कर दें तो वो भी सही है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि फंक्शंस को किस तरह से डिक्लेयर किया गया। ये देखें, पहली जो एग्जांपल है वो ये है कि फंक्शन का नाम है शो और वो कोई पैरामीटर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा और वो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा। तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा तो सिंपल क्या लिखा गया यहां पर वाइट, फंक्शन का नाम है शो और कोई पैरामीटर नहीं ले रहा तो वहां भी क्या लिखा गया वाइट। तो आप इसको सिंपली, मैंने आपको कहा कि वाइड लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको सिंपली शो और शो के आगे 2 ब्रैकेट्स लगा देंगे तो भी ये फंक्शन बिल्कुल सही होगा। प्रॉपर अगर आपने इसको लिखना है तो आप वाइड लिख लें, लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे तो इस पे कोई किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। दूसरी एग्जांपल है, वो कहते हैं हमारा फंक्शन का नाम है लाइन और वो कहता है कि एक्सेप्ट्स 1 कैरेक्टर पैरामीटर, वो एक कैरेक्टर टाइप का पैरामीटर ले रहा है और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो ये देखें, वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो वाइड लिख दिया गया, फंक्शन का नाम क्या है लाइन और एक कैरेक्टर टाइप पैरामीटर ले रहा है तो पैरेंथेसिस में क्या लिखा गया है कैरेक्टर। यानी आपको मैंने बताया कि जब आपने फंक्शन की डिक्लेरेशन करनी है तो हम इसके अंदर अपनी डेटा टाइप मेंशन करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर डेटा टाइप के साथ आप वेरिएबल का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। नहीं करते तो कोई गलती नहीं है, कर देते हैं तो भी कोई गलती नहीं है, लेकिन डेटा टाइप लाजमी जो मेंशन करनी है। वेरिएबल ऑप्शनल है कि वेरिएबल का नाम आप डिक्लेरेशन में लिखना चाहें तो लिख दें, ना लिखना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। फिर बताऊंगा कि यहां पर वाइड लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कहता है कि फंक्शन का नाम है क्यूब और वो 1 इंटीजर पैरामीटर ले रहा है और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो देखिए वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या लिखा गया है इंट, फंक्शन का नाम क्या है क्यूब और फिर उसके बाद जो पैरामीटर है, पैरामीटर की जगह पर क्या लिखा गया है इंट। ये हमारे पैरामीटर की टाइप है कि ये किस टाइप का पैरामीटर जो ले रहा है, उसने कहा कि एक इंटीजर पैरामीटर ले रहा है तो यहां पर इंट लिख दिया है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहां पर इंट लिख दिया गया। अब देखिए यहां पर मैंने आपको कहा कि जब आप पैरेंथेसिस में डेटा टाइप मेंशन करते हैं तो इस डेटा टाइप के साथ आप वेरिएबल का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उससे अगली एग्जांपल है, वो कहता है फैक्टोरियल के नाम का एक फंक्शन बनाना है जो कि 1 इंटीजर वैल्यू जो वो पैरामीटर के तौर पे ले रहा है और लॉन्ग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जी हाँ, ये कुछ जरूरी नहीं है कि अगर वो इंटीजर पैरामीटर ले रहा है तो इंटीजर ही जो वो वैल्यू भी रिटर्न करेगा। डिपेंड करता है कि वो फंक्शन जो वो किस तरह का है। अब यहां पर ये देखें कि जब हम एक इंटीजर वैल्यू पास करते हैं तो जब हम उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टोरियल में चूंकि मल्टीप्लिकेशन होती है तो मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू हमें मिलती है वो बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है। तो इसलिए जो उस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप यहां पर रखी गई है वो इंट नहीं रखी गई बल्कि लॉन्ग रखी गई है। तो ये हमने जो वो डिसाइड करना है कि हमारे फंक्शन ने किस तरह की वैल्यू रिटर्न करनी है। अगर वो वैल्यू फ्लोट में रिटर्न हो रही है तो हम यहाँ पर फ्लोट इसकी टाइप मेंशन करेंगे यहाँ पर। अगर वो लॉन्ग यानी इंटीजर टाइप की है लेकिन वैल्यू लेंथ है तो हम लॉन्ग रखेंगे। अगर इंटीजर है यानी स्मॉल वैल्यू है बगैर इशारे के तो हम इंटीजर रखेंगे। अगर इशारे में बहुत बड़ी वैल्यू है तो फ्लोट की बजाय हम डबल रखेंगे। वैसे ही जो पैरामीटर्स हैं वो हमने डिसाइड करने हैं या क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं कि ये एक फंक्शन बनाए, वो ये पैरामीटर्स ले, हो सकता है क्वेश्चन में मेंशन हो और उस फंक्शन को जो वो आपने उसकी रिटर्न टाइप ये होनी चाहिए। तो ये डिक्लेरेशन जो वो आपने जस्ट डिफाइन करनी है। डिक्लेरेशन के हवाले से जो पास्ट पेपर है उसमें क्वेश्चन भी आया हुआ था। शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था
कि 4 सवाल आने हैं 5 नंबर के, तो उसने सिर्फ फंक्शन की डिक्लेरेशन पूछी थी, सिर्फ ये इतनी लाइन पूछी थी कि ये फंक्शन का नाम ये होना चाहिए, वो इतने पैरामीटर्स लेगा और उसकी रिटर्न टाइप ये होगी। सो ओनली आपने डिक्लेरेशन जो वो लिखनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको फंक्शन की डिक्लेरेशन आनी चाहिए। ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो सारी उसने यहाँ पर आपके साथ जो वो शेयर करती हैं। देखें, सबसे पहले उसने आपको बताया कि अगर आपने सादा सा एक फंक्शन बनाना है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, जो वो आपसे पैरामीटर्स नहीं ले रहा, फिर उसने बताया कि एक पैरामीटर ले रहा है, ये फंक्शन है, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं। फिर आके उसने बताया एक पैरामीटर ले रहा है और उसकी रिटर्न टाइप जो वो इंटीजर है। फिर उसके बाद उसने बताया कि ये इंटीजर पैरामीटर ले रहा है और लॉन्ग जो हो उसकी रिटर्न टाइप है। बताना ये चाहता है कि जरूरी नहीं है कि वो किस तरह की जो वो पैरामीटर जो वो इनपुट कर रहे हैं और जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो जो जिस तरह की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो आपने रिटर्न टाइप यहां पर मेंशन करनी है। फिर उसके बाद अगले एग्जांपल में वो बता रहा है कि अगर एक से ज्यादा पैरामीटर्स आपने पास करने हैं फंक्शन में, यानी ये एक फंक्शन है ऐड का और वो 3 जो वो पैरामीटर्स आपसे ले रहा है, इंटीजर ए है, इंटीजर बी है, इंटीजर सी है। तो बेसिकली ये जो ऐड का फंक्शन है वो जो हमने इसको 3 पैरामीटर्स पास करने हैं, ये बेसिकली जो पैरामीटर्स होते हैं ना, ये वो वैल्यूज होती हैं जिन पर इस फंक्शन ने एक्शन कोई ना कोई परफॉर्म करना है। तो हमने इसको यहां पर ये वैल्यूज जो वेरिएबल्स जो हमने यहां पर लिखे, इन वेरिएबल्स को हम मेन फंक्शन के अंदर वैल्यूज जो वो इसको पास कर देते हैं। तो जो हम वैल्यूज लिखते हैं वो वैल्यूज आके इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाती हैं और फिर इन्हीं वेरिएबल्स को इस मेन फंक्शन के अंदर जहां हम डेफिनेशन लिखेंगे वहां पर इन्हीं वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तीनों को जो वो ऐड करके दोबारा इंटीजर टाइप की वैल्यू जो वो रिटर्न कर रहा है। लेकिन आप ये देखें कि अगर यहां पर मैं 32,000 एंटर कर देता हूं, यहां 32,000 एंटर कर देता हूं, यहां 32,000 एंटर कर देता हूं, तो वो तो जो वो इंटीजर वैल्यू तो जो वो 32,000 से ज्यादा जो वो सेव नहीं करता, 32,767 तक जो हो जाता है। तो फिर डेफिनेटली यहाँ इंट की बजाय हमें क्या लिखना चाहिए, हमें यहाँ पर लॉन्ग लिखना चाहिए। यानी जो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर 3 इंटीजर वैल्यूज को मैक्सिमम जो उनकी लिमिट है अगर वो फीड कर दी जाती हैं तो उनको जब ऐड किया जाएगा तो डेफिनेटली वो फिर 32,767 से ज्यादा वैल्यू बनेगी, जो कि इंटीजर वैल्यू के अंदर जो वो इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। लिहाजा हमें फिर यहाँ पर लॉन्ग लिखना पड़ेगा। बहरहाल ये एक एग्जांपल है, वो आपको बताना ये चाहता था कि अगर एक से ज्यादा पैरामीटर्स लेने चाहें तो आप एक से ज्यादा पैरामीटर भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इंटीजर ए, करैक्टर सी और इंटीजर बी अगर आप लिख देते हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम एक ऐसा फंक्शन जो बनाने जा रहे हैं जो कि पहला पैरामीटर हमसे इंटीजर टाइप का लेगा, दूसरा करैक्टर टाइप का लेगा और तीसरा बी इंटीजर टाइप का लेगा। यानी अगर मैं कहूं कि मैंने यहां पर जो वैल्यू जो मैंने फंक्शन लिखना है वो मैंने लिखना है लॉन्ग, ऐड करने का फंक्शन है, और मैं कहता हूं कि इंटीजर, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं इंटीजर, फिर उसके बाद मैं लिखता हूं करैक्टर और फिर उसके बाद मैं लिखता हूं इंट। तो ये भी ठीक होगा। अगर मैं यहां पर अपने वेरिएबल्स का नाम मेंशन करना चाहूं तो भी ये ठीक होगा। आपको याद हो तो हमने एक कैलकुलेटेड सिंबल सा बनाया था जो कि हमसे पहली वैल्यू डिमांड करता था, फिर हम ऑपरेटर उसको एंटर करते थे, फिर दूसरी वैल्यू डिमांड करता था। तो फिर ये अब मैंने उसी को ज़हन में रखते हुए एक फंक्शन जो वो अपनी उस वर्किंग का जो मैंने यहाँ पर बना दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि अब जब आपने इस फंक्शन को कॉल करना है तो कॉल में आप देखेंगे आगे चल के आप पढ़ेंगे कि जब हम कॉल करेंगे तो हम इस फंक्शन को पहले एक इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, फिर एक करैक्टर वैल्यू उसको पास करते हैं, फिर एक इंटीजर वैल्यू पास करते हैं। ये बेसिकली फंक्शन का सिग्नेचर है। जिस तरह से हमने ये डेटा टाइप्स मेंशन कर दी उसी तरह से हमने इस फंक्शन को कॉल करना है। तो बहरहाल जब कॉल का
आएगा टॉपिक तो आप देखिएगा फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है जी। फंक्शन डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है, वो कहते हैं कि जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली इसमें जो वो फंक्शन के अंदर डिफाइन की जाती हैं कि क्या जो वो फंक्शन ने करना क्या है। तो वो कहता है कि ये जो डेफिनेशन है ये आप अपने मेन फंक्शन से पहले भी लिख सकते हैं और मेन फंक्शन के बाद भी लिख सकते हैं। यानी मेन फंक्शन से पहले कहां पर, जहां आपने अपने फंक्शन को डिक्लेयर किया, तो डिक्लेयर करने के साथ ही यहां पर आप ब्रैकेट लगा के तो अपनी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अपने फंक्शन की कि ये फंक्शन क्या करेगा। या आप मेन फंक्शन के बाद जब आप कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं उस वक्त आप इसको दोबारा से अपने फंक्शन की जो डेफिनेशन वहां पर लिख सकते हैं। या तीसरा तरीकेकार ये है कि आप एक सेपरेट फाइल के अंदर भी जो अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि ये जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है या जो दूसरे तीसरे फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं, वो किसी ना किसी लाइब्रेरी फाइल के अंदर जो वो लिखे गए हैं और हम उस लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो वैसे ही अगर हम सेपरेट फाइल के अंदर अपना फंक्शन लिखेंगे तो हम उस फाइल को जो वो हैश इंक्लूड के साथ जो वो अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करेंगे ताकि हमारे फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो बिफोर कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर ली जाए। तो ये तीनों वेज हैं, हम ये तीनों वेज यूज करेंगे। फिलहाल हम जो वो अपने मेन जो हमारी जो सोर्स फाइल है उसी के अंदर जो हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन जो वो डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम सेपरेट फाइल की भी एक एग्जांपल करके देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास फंक्शन आ जाता है कि सबसे पहले आपने फंक्शन का हेडर लिखना है। जब हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को तो बेसिकली जो हमारे फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होती है या जो फंक्शन का नेम होता है या जो उसके पैरामीटर्स जो हमने डिक्लेरेशन यानी जो प्रोटोटाइपिंग में दिए थे वही लाइन दोबारा जो यहाँ पर लिखी जाती है तो इसको फंक्शन हेडर का नाम दिया जाता है। और फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा के तो आप अपनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को लिखते हैं कि ये फंक्शन कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, तो इसको फंक्शन बॉडी का नाम दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होती है? फंक्शन कॉल का मैंने आपको बताया कि जो आपने फंक्शन का नाम लिखा वो फंक्शन का नाम आपने अपने मेन फंक्शन के अंदर बाय नेम जो आपने उसको कॉल करना होता है। तो जहां पर आप उस फंक्शन का नाम लिखते हैं वहां पर वो फंक्शन जो कॉल हो जाता है। तो फंक्शन कॉल में देखें मेन फंक्शन के अंदर ये हमारे फंक्शन का नाम था फन और उसकी टाइप थी void। तो यहां पर देखें क्या लिखा गया, फन। फन में एफ कैपिटल था तो यहां कैपिटल लिखा गया। फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं ले रहा तो यहां पर कोई पैरामीटर पास नहीं किए गए, बस फन लिखा है और बस सेमीकोलन। तो क्या होगा कि जो ही ये लाइन इस लाइन पर कंट्रोल आएगा तो कंट्रोल यहां से अगली लाइन पे जाने की बजाय कंट्रोल इस मेन फंक्शन से निकल के तो ये जो फन वाला फंक्शन है यहां पर आ जाएगा, इधर एंटर होगा और ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इसकी एग्जीक्यूट होंगी। आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल दोबारा इस मेन फंक्शन में वापस आएगा और फिर अगली लाइन जाके एग्जीक्यूट करेगा। फिर दोबारा अगर आपने कहीं मेन फंक्शन के अंदर जो वो इस फंक्शन को कॉल किया तो कंट्रोल दोबारा यहां से इस फंक्शन में आएगा, इसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा मेन फंक्शन के अंदर वापस चला जाएगा। तो यही बात मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपने फंक्शन को बिल्कुल उसी तरह से लिखना है जिस तरह के आपने उसको डिफाइन किया हुआ है। जो फंक्शन का सिग्नेचर है वही आपने यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते हुए जो वो फॉलो करना है। अगर ये फंक्शन कोई जो वो इंटीजर वैल्यू ले रहा होता तो आपको यहाँ पर जो वो इसकी कॉल जो फिर थोड़ी सी डिफरेंट होनी थी। वो टॉपिक में यहाँ पर मिक्स नहीं करूंगा, वो मैं अलग से जो आपको समझाऊंगा। अब ये एक एग्जांपल है, इसको आप देख लें कि फंक्शन आपने किस तरह से बनाना है। देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन है और वो हम मेन फंक्शन से पहले लिखते हैं। जैसा कि ये देखें void show void, यानी ये कोई रिटर्न टाइप नहीं है इस फंक्शन की और फंक्शन जो वो कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहा। आप सिंपली यहां पर शो लिख दें तो वो भी सही होगा। शो
खाली ब्रैकेट्स लगा दें और सेमीकोलन लगा दें, वो भी ठीक होगा। उसका भी मतलब यही है कि ये जो फंक्शन है शो का, उसके कोई रिटर्न टाइप नहीं है और वो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। फिर इसको डिफाइन कहां पर किया है, ये मेन फंक्शन की ये कर्ली ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो गई और यहां पर ये इसको डिफाइन किया गया। देखिए यहां पर वाइड लिखा है लेकिन यहां पर उसने वाइड नहीं लिखा। मैंने आपको पहले बताया था कि वाइड आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सिंपल क्या किया है, कहते हैं प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि इस लाइन को शो करेगा बस। और मेन फंक्शन के अंदर ये क्या है, ये बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप है, यानी हमारे फंक्शन का सिग्नेचर कि ये फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, पैरामीटर्स क्या होंगे। ये फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया कि फंक्शन बेसिकली क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। हम यहां पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अपनी मर्जी के मुताबिक लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल दी गई है आपको कि फर्ज कर लें कि ये एक शो का फंक्शन है और वो बस ये एक लाइन जो वो शो कर रहा है। तो मेन फंक्शन के अंदर जब इसको रखा गया है तो क्लियर स्क्रीन के बाद सिंपली क्या लिखा गया है, शो, यानी इस फंक्शन का नाम लिखा गया और उसके बाद गेट कैरेक्टर। बस जब इस प्रोग्राम ने रन होना है तो जब मेन फंक्शन पे कंट्रोल आना है, पहले उसने स्क्रीन को क्लियर करना है, फिर शो पे ये उसने देखना है कि ये फंक्शन शो का बना हुआ है और मेन के बाद इसकी डेफिनेशन लिखी, कंट्रोल यहां से जंप करेगा तो इधर आ जाएगा, इधर आके इसकी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये देखिए प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, ये सी आउट में ये प्रिंट आउट किया जाएगा और कर्ली ब्रैकेट के बाद कंट्रोल दोबारा यहां पर गेट कैरेक्टर पे वापस आ जाएगा। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल उस फंक्शन पे चला जाता है, उसकी सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा कंट्रोल मेन फंक्शन में वापस आ जाता है। तो ये स्टूडेंट्स इस जो फंक्शन की वर्किंग है, ये देखिए यहां पर जो डिफाइन भी की हुई है। उसके बाद जो हमारे पास स्कोप है कि फंक्शन का स्कोप क्या होता है। स्कोप का मतलब ये है कि वो एरिया जिसमें हम अपने उस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, वो एरिया जिसमें हम अपने फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं उसको स्कोप ऑफ फंक्शन का नाम दिया जाता है। सो बेसिकली वो कहता है द स्कोप ऑफ एनी फंक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द प्लेस ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, कि आपने अपने फंक्शन को डिक्लेयर कहां पर किया है, वो बेसिकली उस फंक्शन का स्कोप डिफाइन करता है। अब वो कहते हैं लोकल फंक्शंस क्या होते हैं। लोकल फंक्शंस वो होते हैं जो कि वो कहता है अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन अनदर फंक्शन इज कॉल्ड लोकल फंक्शन। किसी दूसरे फंक्शन के अंदर जो डिक्लेयर किए जाते हैं उनको लोकल फंक्शंस कहा जाता है और वो फंक्शंस उसी फंक्शन के अंदर अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है तो वो लोकल होगा और वो उसी फंक्शन के अंदर जो वो हम उसको कॉल भी कर सकते हैं, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर हम कॉल नहीं कर सकते। ग्लोबल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि आउटसाइड द फंक्शन जो डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे हमने ये मेन से पहले जो डिक्लेयर किया था और उसको मेन के अंदर हमने इस्तेमाल कर लिया, वो आपका ग्लोबल फंक्शन होता है। यहां पर ये देखें ये मेन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन जो डिक्लेयर किया गया ये लोकल फंक्शन है। ये सिर्फ मेन के अंदर अंदर ही जो इस्तेमाल हो सकता है, किसी और फंक्शन के अंदर अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा लोकल फंक्शंस वो होते हैं जो कि किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिए जाते हैं, उनका स्कोप लोकल हो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर अंदर इस्तेमाल होंगे। जबकि जो ग्लोबल फंक्शंस हैं वो फंक्शन से किसी फंक्शन से बाहर डिफाइन किए जाते हैं और उनको जो हम अपने प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में जो हम उनको कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां तक आज जो हमारा टॉपिक जो वो स्टडी का था जो हमने करना था। अब उसके बाद ये एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए कि ये देखें ये मैंने एक फंक्शन लिखा है वाइड शो के नाम से और इसको पैरामीटर भी मैंने वाइड ही पास किया है, यानी कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। आप ये वाइड छोड़ सकते हैं और शो से पहले भी वाइड आप छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है या फंक्शन प्रोटोटाइप है। फिर उसके बाद
ये फंक्शन डेफिनेशन है कि फंक्शन को डिफाइन किया गया कि फंक्शन क्या करेगा। मैंने यहां पर दो स्टेटमेंट्स लिखनी। पहली स्टेटमेंट लिखी सी आउट के अंदर आई एम ए फंक्शन, ये लाइन प्रिंट आउट होगी और उसके बाद ये इक्वल साइन, ये डबल लाइन जो प्रिंट आउट होगी, उसके बाद एंड लाइन हो जाएगा। अब इसको मैंने कॉल कहां पर किया? मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया है। देखिए मैंने जब इसको लिखा है तो मैंने सिंपली क्या लिखा है? शो। तो क्या होगा कि सबसे पहले ये लाइन प्रिंट आउट होगी, फंक्शन कॉल्ड फर्स्ट टाइम, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा तो ये शो, ये फंक्शन कॉल होगा। तो हमें सबसे पहले जो आउटपुट मिलेगी वो यही मिलेगी, फंक्शन कॉल्ड फर्स्ट टाइम, और उसके बाद ये लाइन लिखी मिलेगी आई एम ए फंक्शन, और उसके बाद ये वाली लाइन। उसके बाद कंट्रोल दोबारा यहां आ जाएगा, फिर उसके बाद ये लाइन प्रिंट आउट की जाएगी फंक्शन कॉल्ड सेकंड टाइम, और उसके बाद दोबारा मैंने शो को कॉल किया तो दोबारा ये दोनों लाइनें जो मुझे यहां पर लिखी हुई नजर आएंगे, और उसके बाद एंड ऑफ प्रोग्राम। तो देखिए ये जो वर्किंग थे ये हमने बार बार यहां पर करनी थी। तो हमने क्या किया कि हमने वर्किंग को एक फंक्शन के अंदर बंद किया, और जहां मैंने ये कोड लिखना था उस कोड की बजाय मैंने क्या किया, मैंने अपने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो अब ये देखें जब ये फंक्शन जो वो रन होता है तो ये देखें मैंने आपको अभी अभी बताई बात कि सबसे पहले क्या आउटपुट में आ रहा है, फंक्शन कॉल्ड फर्स्ट टाइम, ये वाली लाइन। उसके बाद शो, तो कंट्रोल इधर आ जाता है, ये इस फंक्शन की दोनों लाइनें जो वो प्रिंट आउट होती हैं आई एम ए फंक्शन, और उसके बाद ये जो डबल लाइन है ये आ रही है। कंट्रोल दोबारा यहां पर आ जाता है, फिर अगली लाइन जो प्रिंट आउट होती है फंक्शन कॉल्ड सेकंड टाइम, और उसके बाद फिर दोबारा शो को कॉल किया गया तो दोबारा ये वाली वर्किंग जो यहाँ प्रिंट आउट हो जाती है, और उसके बाद फिर ये एंड ऑफ प्रोग्राम की लाइन के बाद प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फंक्शंस का टॉपिक जो जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फर्दर जो भी कोई आपका क्वेश्चन हो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेक्चर को जो वो एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।